सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है, जहां जम्मू कश्मीर में जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है। मंत्रिमंडल विस्तार की तैयारी में सरकार नजर आ रही है। मुख्यमंत्री के साथ बैठक जो कुछ समय पहले हुई, उसमें विधायकों ने इसको लेकर नाराजगी जाहिर की थी। विधायकों ने मंत्रिमंडल विस्तार की मांग उठाई थी। सूत्रों का कहना है कि क्षेत्रीय और राजनीतिक संतुलन साधने के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार किया जा सकता है। इस मुद्दे पर जल्द फैसला होने की संभावना है। राजनीतिक हलकों में इसे लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं, जहां 3 मंत्री पद अभी खाली हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलें तेज हो गई हैं। कुछ समय पहले दाचीगाम में अपने विधायकों के साथ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक बैठक की थी, जिसमें स्टेटहुड की बहाली को लेकर व्यापक चर्चा हुई। इसके साथ ही साथ कुछ विधायकों ने मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी नाराजगी जाहिर की। 19 महीने बीत चुके हैं और ऐसे में मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। पहले कांग्रेस के साथ अनबन के चलते और फिर अब मंत्रिमंडल विस्तार न होने के कारण एनसी विधायकों ने भी नाराजगी जाहिर की है। और ऐसे में 6 मंत्री मौजूदा समय में हैं, इंक्लूडिंग मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, जिनके पास कई महत्वपूर्ण विभाग हैं। और ऐसे में 3 मंत्री पद खाली हैं, उन्हें भरने को लेकर अब कवायद तेज हो गई है। वहीं न्यूज 18 से बातचीत में कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा ने खुद इस बात को माना कि कुछ मुद्दों को लेकर कुछ विधायकों में असंतोष था। उन्होंने बताया कि मंत्रियों को निर्देश दिए गए हैं कि जम्मू कश्मीर की प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के लिए समान रूप से धनराशि जारी की जाए, ताकि विकास कार्यों में संतुलन और पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कैबिनेट मंत्री सतीश शर्मा मेरे साथ मौजूद हैं। मंथन जो हुआ है, जो एक मैराथन मीटिंग हम कहेंगे दाचीगाम में हुई, उसके बाद से ये निकल के आया है कि आप जो वहाँ पे काफ़ी जो मंत्री हैं उनको फटकार लगी है, खुश नहीं दिखाई दिए उमर अब्दुल्ला। कितनी सच्चाई? देखो, मैं आपको बताऊं, मंथन जो है, मैं रात को 12 से 1 अपना मंथन रोज करता हूं। मैं अपना जायजा लेता हूं, अपना आंकलन करता हूं कि आज मैंने गलत क्या किया, सही क्या किया। अगर मैंने 4 लोग बिगाड़े हैं, मैंने 8 बनाए कि नहीं बनाए। उसी तरह पार्टियों में भी बड़ा ज़रूरी है। हमें इतना ओवर बिजी शेड्यूल है कि लोगों को अपना जायज़ा लेने का वक्त नहीं है। ये बहुत लॉन्ग पेंडिंग चीज़ थी और बड़े कॉर्डियल और अच्छे एटमॉस्फेयर में मीटिंग हुई। हम लोगों के नौकर हैं, पार्टी के नौकर हैं। विधायक बने, उमर साहब की लहर में विधायक बने तो हम लोग मंत्री बने ना, उस चीज़ को मानना है। मैं अगर विधायक बना तो अपने पिताजी की बदौलत और अपने 25 साल जो मैंने अंत तक मेहनत की। मंत्री मैं बना हूँ तो उमर साहब की मेहरबानी से। तो मैं अपने आप तो बन नहीं सकता, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है सारे एमएलएज़ को साथ लेना। जहाँ कमियाँ रही हैं वो दुरुस्त होंगी। ज़रूर कुछ एमएलएज़ की थी कि यार वहाँ ज़्यादा पैसे दे दिए, यहाँ नहीं दिए, तो वो आई थिंक अगले 1-1.5 महीने में सॉर्ट आउट करेंगे और फिर से बड़े अंडर द एबल लीडरशिप ऑफ उमर अब्दुल्ला साहब। शफल को लेके भी कैबिनेट मैं तो इसके हक में होना चाहिए, उमर साहब करना चाहिए, क्योंकि कुछ डिस्ट्रिक्ट रिप्रेजेंट नहीं हुए। लेकिन हमारे पास रिस्ट्रिक्शन है, 9 ही लोग बन सकते हैं। देयर इज स्लॉट ऑफ 3 ओनली, तो वो उनकी डिस्क्रिप्शन है। मैं उस दायरे से बाहर का आदमी हूँ, मेरा दायरा सीमित है। लेकिन हमें जो रोल दिया है जल्दी हो जाएगी रिशफल। मुझे लगता होनी चाहिए। 15 लाख लोगों से इंटरेक्शन की है 18.5 महीनों, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लोगों की परेशानियां हैं, यूटी, लिमिटेड रिसोर्सेज, तो 2 पावर सेंटर हो ही नहीं सकते। देयर आर 2 पावर सेंटर्स which is not a good thing, and that too elections and लेजिस्लेटिव असेंबली इन यूटी, वो कोई बड़ा अच्छा निज़ाम नहीं। मुझे लगता है स्टेटहुड, आज मैंने मंच पे सारे सांसद, मंत्री महोदय, एमएलए थे, मैंने कहा साथ दो हमारा, हम जा रहे हैं जंतर मंतर, जो हमसे लिया गया वो हमें वापस मिलना चाहिए। ये पार्लियामेंट में सब एमएलए जाएंगे, अब सब लोग जंतर मंतर बैठेंगे, हम धरना करेंगे। बिकॉज उससे पहले मुझे लगता है इस देश के प्रधानमंत्री जो कहते हैं वो करते हैं। पीएम मोदी ने पहले साफ किया है, गृह मंत्री ने साफ किया है कि जब भी एप्रोप्रिएट टाइम होगा तब एप्रोप्रिएट टाइम था जिस वक्त चुनाव अच्छे हो गए, शांतिपूर्वक चुनाव हुई, फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुई, लोगों ने चुना, सरकार चुनी 18 महीने पहले। दैट वाज एप्रोप्रिएट टाइम। मुझे लगता है जंग आ गई बीच में, पहलगाम हो गया, वो भी कुछ रहा होगा, लेकिन 15 अगस्त तक अगर वो हम लोगों को कुछ बेहतर मिल जाए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो 15 अगस्त तक उम्मीद है कि स्टेटहुड जो है वो मिल सकता है। जंतर मंतर पे सभी विधायक जाएंगे। कैबिनेट रिशफल की बात की गई है कि जल्द हो सकती है। राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। चलिए सीधे रुक करते हैं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समीर, इस बातचीत से 2 मुख्य बातें सामने निकल कर आती हैं। एक तो कैबिनेट विस्तार पर मंथन किया जा रहा है, 3 मंत्री पद खाली हैं, जरा इस पर भी डिटेल्स दें कि किस तरह से समीकरण बैठते हैं। और दूसरा, 15 अगस्त से पहले स्टेटहुड मिलना चाहिए, ये तमाम मंत्रियों की, विधायकों की मांग है।
देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आपने दो सवाल पूछे हैं, पहला तो मंत्रिमंडल का और दूसरा आपने कहा स्टेटहुड का। मंत्रिमंडल की अगर हम बात करें तो पिछले तकरीबन 6 महीने से एक एक्सरसाइज चल रही है बिहाइंड द कर्टन, जिसमें उमर अब्दुल्ला ये देख रहे हैं कि किसको मंत्री बना सकते हैं। हालांकि बीच में ये भी खबर आई थी कि बजट सेशन के तुरंत बाद कैबिनेट एक्सपेंशन होगा, लेकिन अभी भी इस पर मंथन चल रहा है। और जो अभी आपने जब देखा, जो मीटिंग हुई दाचीगांव में, उसमें भी कई मंत्रियों ने ये इच्छा जताई कि अब कैबिनेट एक्सपेंशन होना चाहिए, क्योंकि 3 पद अभी भी खाली है और कई एरियाज को रिप्रेजेंटेशन नहीं है अभी, जिसमें ज्यादातर हम नॉर्थ की अगर हम बात करें तो नॉर्थ कश्मीर हो, उसमें ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, सेंट्रल कश्मीर को भी ज्यादा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, और इस वक्त अगर आप चुनाव वैली को देखें उनको भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं हो। पीर पंचाल एरिया एक ऐसा एरिया जहां से 2 रिप्रेजेंटेशन हैं, सुरेंद्र चौधरी और राणा के सूरत में, जावेद राणा के सूरत में, लेकिन कई ऐसे क्षेत्र है, कई ऐसी जगह हैं जहां पे अभी रिप्रेजेंटेशन नहीं है। तो सतीश शर्मा ने जो कल बात की, वो ये कह रहे हैं कि हम ये चाहते हैं कि जो एमएलए भी ये चाहते हैं, मिनिस्टर्स भी ये चाहते हैं, क्योंकि मिनिस्टर्स को बर्डन बहुत ज्यादा है। अगर आप सकीना इतू के मंत्रालय देखें तो उनके पास बहुत सारे मंत्रालय है, एजुकेशन है, हेल्थ है और बाकी कई मंत्रालय है। वो भी चाहती है कि बर्डन थोड़ा कम हो। इसी तरह से बाकी जो मंत्री है उनका भी बर्डन कम होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला के पास 18 मंत्रिमंडल है, वो भी थोड़ा बहुत 18 मंत्रालय है, डिपार्टमेंट्स हैं, वो भी चाहते हैं कि थोड़ा बर्डन कम हो। तो लेकिन प्रॉब्लम ये हो रही है कि यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस में इस वक्त एक अनार 100 बीमार वाली सूरत हाल है। अगर आप किसी एक एमएलए को देते तो दूसरा एमएलए नाराज हो सकता है और उसका बीजेपी फायदा उठा सकती है। तो उमर अब्दुल्ला को फूंक फूंक के कदम लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो कोई भी किसी को भी मंत्री बनाते हैं तो जो नाराज हो जाएंगे उनको फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए उमर अब्दुल्ला चाहते हुए भी नहीं कर पा रहे हैं मंत्रिमंडल का विस्तार, और ये बड़ी दिक्कत आ रही है। लेकिन अब चाहे क्या वो क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे, उस पर नजर रहेगी। लेकिन जो दूसरा आपने स्टेटहुड के बारे में कहा है, स्टेटहुड पर जिस तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने फैसला किया है कि वो दिल्ली जाएगी, कहीं ना कहीं एक दबाव की राजनीति है और दबाव डालना चाहती है सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट पे। उमर अब्दुल्ला दिखाना चाहते हैं कि नहीं, पिछले 1.5 साल से जो उन पर एक इल्जाम लग रहा है, एक चार्ज लग रहा है, एक एलिगेशन लग रही है कि वो बीजेपी के सामने सरेंडर उन्होंने किया है, वो उस चीज को जुटलाना चाहते हैं और वो एक परसेप्शन अपना क्रिएट करना चाहते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है। बिल्कुल समीर, क्योंकि अब जिस तरह से परसेप्शन मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के लिए बना है कि वो बीजेपी के साथ एक नरम रुख उन्होंने अपना रखा है, उन्हीं के पार्टी के सांसद ये बात कह चुके हैं कि ये सिर्फ एक दिन का या एक हफ्ते का आंदोलन नहीं है, इसमें आपको आवाज अपनी बुलंद करनी पड़ेगी तब तक जब तक स्टेटहुड हमें नहीं मिल जाता। और खुद ही एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी इस बात को कह चुके हैं कि जब तक हम जिंदा हैं तब तक ये मांग हम करते रहेंगे, चाहे 370 हो, 35 से हो। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए, धारा 370 भी एक ऐसा इशू है जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को लगता है कि उसको उठाना पड़ेगा। और मैं डिप्टी सीएम जो है सुरेंद्र चौधरी, वो आए हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे, लाइव जुड़ने की कोशिश करें। डिप्टी सीएम साहब, आज आप यहाँ पे आए हैं। सर, सबसे पहले पूछना चाहूंगा, जो दाचीगांव में हुआ था मीटिंग, उसका क्या रहा और किस की जो मीटिंग हुई, पार्टी के ऑफिशियल स्पोक्समैन साहब ने उस पर पूरा डिटेल में उन्होंने वहां प्रेस को एड्रेस किया था और उन्होंने बता दिया था कि दाचीगांव में क्यों मीटिंग हुई, मकसद क्या था, किस लिए हुआ। और सबसे बड़ा जो फैसला वहां से निकल के आया कि जम्मू कश्मीर को स्टेट का दर्जा बहाल किया जाए। हिंदुस्तान की सरकार ने जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ वादा किया था उस समय कि हम जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट का दर्जा बहाल करेंगे। तो वो आज 1.5 साल हो गया, 1.25 साल होने लगे सरकार बने हुए। इलेक्शनों के बाद अभी तक वो स्टेट का दर्जा हमारा बहाल नहीं किया गया, क्योंकि स्टेट के दर्जा ना बहाल होने के कारण आज घर घर में बच्चा बेरोजगार है, लोगों के डेवलपमेंट के इशू रुके हैं, पानी और बिजली की प्रॉब्लम्स हैं, जो बेसिक जरूरतें हैं लोगों की, वो फंडिंग जो दिल्ली की सरकार से हमें आती है वो आज स्टेट के मुताबिक नहीं आ रही, बल्कि एक यूटी के मुताबिक आ रही हैं। तो इसलिए स्टेट का दर्जा हमारा बहाल होना चाहिए। उसके लिए सबसे बड़ा जो फैसला दाचीगांव से जो निकल के आया वो यही है कि हम, अगर हमें हिंदुस्तान की सरकार जम्मू कश्मीर को अपना वादा पूरा नहीं करेगी, स्टेट का दर्जा बहाल नहीं करेगी, तो हमें मजबूरन एक सिंबल ऑफ प्रोटेस्ट हमें वहां पे दिल्ली जाएंगे और
वहां जाके जंतर मंतर पे अपना धरना देंगे और हिंदुस्तान को बताएंगे कि जम्मू कश्मीर के साथ जो हिंदुस्तान की सरकार ने हमें वादा किया था वो वादा पूरा नहीं कर रहे। इसलिए वो जो हमारा उसके बाद एक रोड मैप है जो हमारे पार्टी के प्रेसिडेंट कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब ने बनाया है, और पहला हमारा जो उस रोड मैप का जो पहला हमारा हिस्सा है वो यही है कि हम दिल्ली जाके ऑल लेजिस्लेटर्स, और उसमें हम ये पार्टी ने यही फैसला किया कि हम सारी अपोजिशन पार्टियों को अपील करेंगे, इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर की जो बीजेपी है उसको भी हम अपील करेंगे कि जब हम वहां जंतर मंतर पे धरने पे बैठेंगे ये भी आके, क्योंकि अगर ये सच्चे सही मैंने में जम्मू कश्मीर के लोगों के रहनुमा हैं और हमदर्द हैं तो ये आके उस धरने में बैठेंगे। अगर नहीं बैठेंगे तो समझ लीजिए कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। ये फैसला जंतर मंतर पे होगा कि जम्मू कश्मीर का कौन कौन सी पार्टी जो है जो जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों का हक में है और जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चों को रोजगार देना चाहती है। उमर साहब ने ये भी कहा कि अगर सारी पार्टियां इकट्ठे हों और अपने हक के उसूल के लिए तो वो स्टेप डाउन करने के लिए भी तैयार है। देखिए, मैंने कहा आपको जहां तक ताल्लुक है कहां स्टेप डाउन करना है, ये क्या करना है, ये मीडिया में नहीं होती बातें। ये बातें उमर साहब अकेले फैसला नहीं कर सकते, ये पार्टी का फैसला होगा और कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जो पार्टी के प्रेसिडेंट हैं उनकी क़यादत में ही फैसला हो सकेगा। आज उमर अब्दुल्ला साहब इस ऐसे जहां अगर आप कह रहे हैं, मुझे तो ये बयान कहीं दिखा नहीं, लेकिन आप कह रहे हैं तो उमर साहब का फैसला पार्टी ने डिसाइड करना है क्योंकि वो चीफ मिनिस्टर हैं, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट ने फैसला करना है कि पार्टी उमर साहब ने हुकूमत में रहना है या नहीं रहना। तो इसलिए सबसे बड़ा फैसला जो है वो कायदे सानी डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब के पास है क्योंकि वो पार्टी प्रेसिडेंट है। ये पार्टी प्रेसिडेंट और उनको पता होगा, और सबसे बड़ी बात ये प्रोवोकेटिव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब का है, ये वो फैसला करेंगे। बाकी कोई है सवाल तो बोलिए। अगर राहुल साहब कहते हैं कि एक दिन की मीटिंग से कुछ नहीं होने वाला, लोगों को गुमराह करते हैं, अगर वाकई में इन्हें प्रोटेस्ट करना है, एक रोड मैप तैयार की डाचीगाम का हवाला दे दिया है, मेरा वही बात है, और पार्टी का ऑफिशियल स्पोक्समैन ने भी उस पर अपना बयान दे दिया है। तो मुझे लगता है मुझे ज्यादा इस पे कहने की अब जरूरत नहीं है। कह रहे हैं कि ये डाइवर्ट करने की कोशिश है, जो आप दिल्ली जा रहे हैं आपको याद आ रहा है क्योंकि 1.5 साल से आपने कुछ बिल्कुल नहीं किया। अब आपका एक मकसद है कि बीच में से कुछ ना कुछ मैं बटोरूं, वो मिलने वाला मुझसे है नहीं, तो इसलिए बिल्कुल समीर, और यहाँ पर दाचीगाम की बैठक से यही निकल कर आया है सामने की स्टेटहुड को लेकर मांग बुलंद की जाएगी और जितनी भी विपक्षी पार्टियां हैं और साथ ही साथ जम्मू कश्मीर बीजेपी इकाई से भी ये अनुरोध किया जाएगा कि इसमें आगे आएं और जम्मू कश्मीर को स्टेटहुड का दर्जा बहाल करने की मांग को और ज्यादा बुलंद किया जाए। बहरहाल इस बीच कैबिनेट विस्तार की अटकलें भी तेज हैं। समीर नजर बना के रखेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और एनसी सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान सामने आया है। धारा 370 और 35A की बहाली की मांग उन्होंने एक बार फिर दोहराई है। उन्होंने कहा कि जब तक जिंदा है 370 और 35A की बहाली करते रहेंगे, की मांग करते रहेंगे। और श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली की मांग तब तक जारी रहेगी जब तक वो जीवित हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन हम दफन होंगे उसी दिन 370 और 35A भी दफन हो जाएगा। वहीं महबूबा मुफ्ती के पत्र पर उन्होंने कोई टिप्पणी करने से इनकार कर दिया। डॉक्टर साहब, महबूबा जी ने जो आइडिया सजेस्ट किया है कि सब पार्टी को एक साथ आना चाहिए और जम्मू कश्मीर का इशू है सेंटर के सामने रखना चाहिए, मैंने उनको कोई जवाब नहीं दिया। ये जीपी बना था, महबूबा जीपी मेंबर थी, लेकिन वो टिक नहीं पाया। फिर उसके बाद अल्लाह के हवाले हो गया। डॉक्टर साहब ने कहा कि दिल्ली जाने से कुछ नहीं होगा क्योंकि 370 और 35 से दफन हो गया है। जिस दिन हम सब दफन हो जाएंगे कश्मीर, उस दिन वो भी दफन हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होने वाली है 8 जून को। आर यू गोइंग टू अटेंड दैट? इंडिया ब्लॉक की मीटिंग होने वाली है। That meeting is going to be taking place. You are going to take part in the meeting? Umar and I, one of us will go. Okay. So National Conference is going to represent. Obviously, we're part of that. We'll be there. डोडा में केंद्रीय मंत्री का जनता दरबार लगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने लोगों की समस्याएं सुनी और मौके पर ही अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी किए। समस्याओं के जल्द से जल्द समाधान के उन्होंने निर्देश दिए। और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में आयोजित जन दरबार के दौरान मौके पर ही कई मामलों का समाधान कर लोगों की समस्याओं का निपटारण किया।
प्रधानमंत्री कार्यालय में डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनता की शिकायतों का जल्द और प्रभावी समाधान सुनिश्चित किया जाए। साथ ही इस मौके पर उन्होंने चनाब क्षेत्र में एक ऑटोमेटिक वेदर एंड वार्निंग सिस्टम लगाने की घोषणा भी की, जिससे मौसम संबंधी चेतावनियों को समय समय पर सुना जा सकेगा। साथ ही नेशनल हाईवे 44 मरम्मत सुधमा देवी सुरंग परियोजना के कार्य को जल्द शुरू करने की बात कही गई। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हाल ही में आई बाढ़ से प्रभावित बीडीओ कार्यालय, मदरसे और 20 से अधिक घरों की मरम्मत और पुनर्निर्माण को प्राथमिकता पर पूरा करने का भरोसा भी दिलाया। तो ना सिर्फ जिला स्तर पर बल्कि ब्लॉक लेवल, पंचायत लेवल तक हम जाते हैं। और आज इसी सिलसिले में हम हर एक ज़िले में, कठुआ, उधमपुर, किश्तवाड़, डोडा, रामबन तक, और आज हम डोडा ज़िला में यहाँ पर मल्होरी में बैठे हैं, क्योंकि मल्होरी से कैचमेंट आता है, ये सारे गांव आ जाते हैं, पूरा का पूरा गलियान, कलोता, हम्बल, मरमत, और हमारे साथ हमारे बड़े ही कर्मठ MLA साहब का वज़ीर भी रहे, शक्तिराज बरिहार साहब। और यहाँ पर इसका ये फ़ायदा रहता है कि चूँकि सारी की सारी टीम अफसरान की यहाँ रहती है, DC साहब भी रहते हैं, SSP साहब रहते हैं, हर एक महकमे के आला तरीन अफसर रहते हैं, NHDCL, NHAI के, तो बहुत सारे मसाइल हैं जिनका मौके पर ही हल हो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हमारे कुछ एक लोग बहुत सीधे होते हैं, उनकी पहुँच नहीं रहती, सरकारी दफ्तरों में पहुँचने के लिए उनको हिचकिचाहट भी रहती है, तो हमारे यहाँ बैठने से ज़रा उनका भी हौसला बुलंद होता है। और ये इलाका एक ऐसा है कि गुज़श्ता 3-4 वर्षों में यहाँ पर बहुत बड़े पैमाने पर नेशनल हाईवे के काम शुरू हुए, NH244 का काम शुरू हुआ, जो यहाँ से पूरा मरम्मत तक जाएगा, जिसमें हमारा पुश्तैनी गांव भी बीच में, वहाँ से 3 लिंक रोड बन रहे हैं। तो उनके छोटे छोटे मसले हैं, कहीं मुआवजा मिला है, कहीं उसमें देरी हुई है, साथ में पिछली बार जो बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी उसकी वजह से। और ये जगह हम खड़े हैं, ये ग्राउंड भी अभी हमारे ही कोशिशों से ये मुमकिन हो सकी। और पवित्र अमरनाथ यात्रा को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। यात्रा की सुरक्षा और व्यवस्थाओं की समीक्षा के लिए 8 जून को नई दिल्ली में एक अहम बैठक आयोजित की जाएगी। ये बैठक केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में होगी, जिसमें अमरनाथ यात्रा से जुड़ी सुरक्षा व्यवस्था, तीर्थयात्रियों की सुविधाओं और विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। इस साल पवित्र अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू हो रही है। 57 दिनों की यात्रा होगी, रक्षाबंधन पर समाप्त होगी, जिसके लिए प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां पहले से व्यापक तैयारियों में जुटी हैं। हर साल लाखों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में यात्रा को सुरक्षित, सुगम और सुचारू बनाने के लिए विशेष जोर दिया जा रहा है। राजौरी में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन जारी है। आज ऑपरेशन शेरूवाली का 15वां दिन है। डोरीमल और गंभीर मुगलान के जंगलों में ऑपरेशन अभी भी जारी है। दुर्गम वन क्षेत्र में सुरक्षा बलों की कड़ी चौकसी है। पूरे इलाके में निगरानी को बढ़ा दिया गया है और ऑपरेशन शेरूवाली अभी भी जारी है। ये अब तक का सबसे बड़ा और सबसे लंबा सर्च ऑपरेशन माना जा रहा है। यहाँ पर कुछ आतंकी कमांडरों के छिपे होने की खबर है, जिसमें राजौरी के इन घने जंगलों में डोरीमल और गंभीर मुगलान के जंगलों में आतंकी छिपे हो सकते हैं और उनकी धरपकड़ के लिए ये ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और ऐसे में ये ऑपरेशन का 15वां दिन है। अत्याधुनिक उपकरणों का सहारा लिया जा रहा है। चप्पे चप्पे पर निगरानी बढ़ा दी गई है। हर आने जाने वाले की चेकिंग की जा रही है। साथ ही साथ हेलीकॉप्टर्स और बीच बीच में स्निफर डॉग्स और ड्रोन्स की भी मदद ली जा रही है। तो पूरे इलाके में निगरानी को बढ़ा दिया गया है। ये बड़ा ऑपरेशन है और 15वां दिन ऑपरेशन शेरूवाली का है। तो वहीं यूनाइटेड नेशंस में भारत ने पाकिस्तान को फटकार लगाई है। एक बार फिर पाकिस्तान के झूठे नैरेटिव पर भारत ने वार किया है। पी हरीश ने यूनाइटेड नेशंस में पाक को खरी खरी सुनाई। यूएन के मंच का गलत इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और एक बार फिर से पाकिस्तान को दुनिया के सामने ये फटकार लगी है भारत की तरफ से, जहां भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने पाकिस्तान पर आरोप लगाया कि वो बार बार यूएन के मंच का गलत इस्तेमाल कर रहा है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा परिषद की सदस्यता कोई मामूली बात नहीं है, बड़ी जिम्मेदारी होती है, लेकिन पाकिस्तान इसे निभाने के बजाय झूठे और भ्रामक दावे फैलाने में जुटा है। भारत ने जम्मू कश्मीर को लेकर अपना पुराना और रुख साफ दोहराया। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग और अविभाज्य हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा।
भारत का कहना है कि पाकिस्तान के खोखले बयान और दावे इस सच्चाई को बदल नहीं सकते। यूनाइटेड नेशंस सुरक्षा परिषद ऐसा मंच नहीं है जहां पक्षपातपूर्ण और गलत नैरेटिव पेश किया जाए। I'd like to remind Pakistan that being a member of the UN Security Council is a huge responsibility. It's not a forum for peddling biased and false narratives. I'd like to make it loud and clear. Jammu and Kashmir was, is, and will always remain an integral and inalienable part of India. Any assertions to the contrary are baseless, devoid of, and inconsistent with historical fact. और जम्मू कश्मीर में बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। बनिहाल के रेलवे चौक पर बुलडोजर चला है। अवैध निर्माण पर प्रशासन का ये पीला पंजा चला है, जिसके चलते अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कई जगहों पर प्रशासन का बुलडोजर एक्शन जारी है। अब बनिहाल के रेलवे चौक पर अवैध निर्माण पर यह बुलडोजर कार्रवाई की गई है। पहले नोटिस जारी किया गया था और उसके बाद ये पूरी कार्रवाई की गई है। इस दौरान सुरक्षा के लिहाज से भारी पुलिस बल भी तैनात किया गया है और ऐसे में ये बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है बनिहाल में, जहां रेलवे चौक के पास ये पीला पंजा प्रशासन का चला है और किसी भी तरह का अवैध निर्माण यहां पर एक्सेप्टेड नहीं है। थोड़ा सा पिछले कुछ हफ्तों से ट्रेंड चल रहा है कि लोग जो है कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं बिना चेंज ऑफ लैंड यूज या बिना बिल्डिंग परमिशंस के। तो ये चीज़ें एनकरेज नहीं होनी चाहिए। आप लीगल काम करिए, हम आपकी सपोर्ट में खड़े हैं। किसी भी तरीके की सपोर्ट चाहिए होती है, हम महीनों का काम 10 दिन में, 2 दिन में, हफ्ते में करके देते हैं। तो उसके बाद भी अगर कोई यहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रहा है या बिना CLU के कंस्ट्रक्शन कर रहा है तो ये चीज़ जो है अगेंस्ट द लॉ है। लॉ का वायलेशन किसी भी तरीके से नहीं होना चाहिए। हमें पूरा DM साहब से, SDM साहब से ये इंस्ट्रक्शंस है कि किसी तरीके की इलीगल एक्टिविटी जो है प्रमोट ना की जाए। और सांबा के विधायक सुरजीत सिंह सलाथिया ने रतनपुर सुराड़ा क्षेत्र के लोगों को बड़ी सौगात देते हुए 2 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से बनने वाली सड़क परियोजना का शुभारंभ किया। ये सड़क रेई से रतनपुर सुराड़ा तक बनाई जाएगी, जिससे क्षेत्र की संपर्क व्यवस्था मजबूत होगी। इसके साथ ही रतनपुर सुराड़ा से दायूसा जाने वाले उस मार्ग के मरम्मत कार्य की भी शुरुआत की गई, जो हाल ही में आपदा के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर आयोजित जनसभा में स्थानीय लोगों ने अपनी विभिन्न समस्याएं विधायक के सामने रखी, जिनके समाधान का उन्होंने आश्वासन भी दिया। साथ ही उन्होंने सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगाने के लिए लोगों को जागरूक करते हुए कहा कि इससे बिजली बिल में बड़ी राहत मिल सकती है। जो रेनिंग सीजन हुआ उसमें काफ़ी डैमेज हुआ था, तो सरकार ने फिर ये कोशिश की कि हम टेम्परेरी रेस्टोरेशन में कुछ हमने रास्ते खोले थे, लेकिन वो नाकाफ़ी थे। इसलिए हमने सरकार से ये बात की कि हम परमानेंट रेस्टोरेशन में पैसा रिलीज़ किया जाए ताकि हम उन सड़कों की बेहतर पोजीशन में ला सकें। उसके सिलसिले में ही आज हमने जो पैसा दिया है उस पैसे से हमारी ये सड़क आने वाले दिनों में बरसात में लोगों को आने जाने की परेशानी नहीं होगी। उसका हमने काम जो है आज शुरू करवाया है। इसी तरीके से हमने ये जो आपकी CRP ITBP कैंप से जो रास्ता हमारा सड़क आती है यहाँ तक रतनपुर साड़े तक, इसके लिए भी 2 करोड़ 31 लाख रुपया सैंक्शन किया है। तो इसमें भी ये काम होगा। जो बाबा गोरन वाली सड़क है उसका भी हमने पैसे परमानेंट रेजिस्ट्रेशन के लिए दिए हैं ताकि वो रास्ता जो है लोगों को मिल सके। सर, जो आज हमारे माननीय विधायक श्री सुरजीत सिंह सलाथिया जी ने जो सराड़ा टू दसिया रोड का जो परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए उद्घाटन किया है, तो हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं कि जो हमारी पिछली बरसात में सारा रोड ख़राब हुआ था तो लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही थी इसकी। तो सलाथिया साहब ने इसका जो डिपार्टमेंट को लिखा था बार बार, और आज उसका पैसा जो आया है उनकी कोशिश से, तो आज उसकी जो जितना भी रोड ख़राब हुआ है, उसकी जो स्लाइडिंग हुई है, उसके लिए परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए जो पैसा दिया है, तो उसका पूरा मलबा जो है पूरा नए तरीके से रोड बनेगा। और दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में लिदर नदी से एक लापता व्यक्ति का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान मोहम्मद अशरफ के रूप में हुई है, जो पिछले 6 दिनों से लापता था। अधिकारियों के अनुसार पहलगाम के आमद इलाके में नदी में शव दिखाई देने की सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस और बचाव दल मौके पर पहुंचे, शव को बाहर निकाला और शव को कानूनी औपचारिकताओं के लिए अस्पताल में भेज दिया गया। पुलिस ने मामले में आगे की कार्रवाई शुरू की है और मौत के कारणों की जाँच जारी है। बिल आखिर लंगनबल पहलगाम से 6 दिन पहले जो मोहम्मद अशरफ मीर साकने जवाहर नगर श्रीनगर
जो लापता हो गए थे, अपने 2 बच्चों को बचाते बचाते दरियाए लिद्र में डूब गए थे, उनकी लाश 6 दिन के बाद जो है वो बरामद कर ली गई है। और हम आपको बताएं कि उनकी लाश यहाँ आमड़वागड़ पहलगाम इलाके से बरामद कर ली गई है। और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे हम उन सभी लोगों का जिन्होंने इस सर्च ऑपरेशन में हिस्सा लिया। पहले दिन से ही सभी लोग जो हैं वो मुतहरिक थे और लगे हुए थे कि कहीं ना कहीं मोहम्मद अशरफ मीर जो तब से मिसिंग थे, 6 दिन से मिसिंग थे, कहीं ना कहीं उनकी लाश बरामद हो, उसके लिए सभी लोग दुआगू थे। और फाइनली आज 6 दिन के बाद और कड़ी मेहनत के बाद, और शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस, अनंतनाग पुलिस, SDRF, NDRF और SDRF की टीम जो कुलगाम से आई थी, उसके साथ साथ जितने भी लोग इसमें शरीक हुए। और फाइनली 6 दिन के अभ्यास के बाद, सर्च ऑपरेशन के बाद उनकी लाश जो है वो बरामद कर ली गई है। और ज़ोहर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग।